नीचे गेट लगा लो। देखो मैंने ये सिखाया था आपको कि अगर कोई भी एटॉमिक नंबर दिया होगा तो उस एटॉमिक नंबर के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट, कौन सा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो उसको कैसे पहचानते हैं ये बताया था मैंने। एक और बार बता देते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे को एटॉमिक नंबर दिया उसने 23, ठीक है 23 दिया, तो 23 एटॉमिक नंबर जब दे रहा है तो उसके एग्जैक्ट ऊपर कौन होगा और एग्जैक्ट नीचे कौन होगा, उसको पहचानने के लिए जैसे फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में एटॉमिक नंबर 1 से 2 तक होगा, सेकंड पीरियड में एटॉमिक नंबर 3 से 10 होगा, थर्ड पीरियड में 11 से 18 तक होगा, फोर्थ पीरियड में 19 से 36 होगा, फिफ्थ पीरियड में 54, सिक्स्थ पीरियड में 55 से 86, सेवंथ पीरियड में 118, यही होगा। अब इसके अंदर जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 23 दिया है तो सबसे पहले ग्रुप नंबर पहचान लिया करो। अब आप ग्रुप नंबर पहचानने के बाद में एक चीज याद रखो और अच्छे से, चलो हम और डिटेल में समझ लेते हैं इसको। 1 से 2 ग्रुप नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, है ना। उसके बाद में 13 से 18 पी ब्लॉक होते हैं और 3 से 12 डी ब्लॉक होते हैं, और एफ ब्लॉक तो 6th और 7th पीरियड के ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं, ऐसे याद रखना होता है। एफ ब्लॉक 6th और 7th के ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो इधर जैसे 23 है तो 23 का सबसे पहले ग्रुप नंबर बता दो, 5 होगा, है ना। 19, 20, 21, 22, 23 क्या होगा ग्रुप नंबर 5। अब जब ये ग्रुप नंबर 5 होगा तो ये हमारा इधर से क्रॉस करते हुए इधर जाएगा, ग्रुप नंबर 5 हो गया। पीरियड नंबर कौन सा हो गया, 4th, पीरियड नंबर 4th हो गया, ग्रुप नंबर 5 हो गया, तो ये क्रॉस करेगा तो 4, 3, 2, 1 को क्रॉस करेगा, फिर इधर क्रॉस करेगा तो ये थर्ड पीरियड में घुस जाएगा। लेकिन थर्ड पीरियड के अंदर जैसे एक चीज है, अब जैसे 23 है तो 23 के एग्जैक्ट ऊपर वाला को तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि डी ब्लॉक चालू ही 4th पीरियड से होता है, डी ब्लॉक चालू ही 4th पीरियड से होता है, तो उसके एग्जैक्ट ऊपर तो कोई होगा ही नहीं। हाँ एग्जैक्ट नीचे की बात की जा सकती है। अब जब एग्जैक्ट नीचे होगा तो 4th पीरियड है, फिर 4th ग्रुप है तो 5 से लेके 18 ग्रुप तक क्रॉस करेगा और 3 ग्रुप क्रॉस करेगा, ऐसा ही होगा ना। तो यहां पर किस किस को क्रॉस कर दिया उसने, डी को क्रॉस कर दिया, पी को क्रॉस कर दिया, एस को क्रॉस कर दिया, तो 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये बात समझ में आया, समझ गए क्या कहा। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा 57, अगर मैं 57 की बात करता हूं तो 57 का पीरियड नंबर बताओ, 6 होगा, पीरियड नंबर 6 होगा। अब पीरियड नंबर 6 है, ग्रुप नंबर बताओ 3, तो ग्रुप नंबर अगर 3 होगा तो इसके एग्जैक्ट ऊपर और इसके एग्जैक्ट नीचे ये देखना है। तो 57 के एग्जैक्ट ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो 3 से 2, 1 और फिर फिफ्थ पीरियड में, तो मुझे एफ नहीं क्रॉस हो रहा। हाँ लेकिन जब मैं इधर जाऊंगा तो एफ क्रॉस होगा, क्योंकि 6th और 7th पीरियड का अगर मैं थर्ड ग्रुप क्रॉस करता हूं तो एफ आ गया होगा। ये बात समझ में आया। 6th और 7th पीरियड का अगर मैं एफ क्रॉस करता हूं तो थर्ड ग्रुप क्रॉस करता हूं तो एफ आ गया होगा। तो यहां पर ये हमारा ऊपर जाएंगे तो -18 आएगा, दैट इज 41, और नीचे जाएंगे तो +32 आएगा, +32 मतलब 89। क्लियर है, क्लियर है, कोई तकलीफ। इसी तरीके से किसी का भी देख लो आप, जैसे मान लो मैंने कहा कि आप 85 के एग्जैक्ट ऊपर और एग्जैक्ट नीचे, तो 85 के एग्जैक्ट ऊपर के लिए ऐसे जाऊंगा, 85 का ग्रुप नंबर 17, तो आप पीछे गए, पूरे हमारे 16 ग्रुप्स को पास करोगे, 16 ग्रुप्स में थर्ड ग्रुप भी होगा, 6 पीरियड का थर्ड, क्योंकि 6 पीरियड में आ रहा है तो थर्ड ग्रुप भी पास किया होगा, तो कितने पास हो गए, 32, तो 32 पास हो गए तो -32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और यहां पर नीचे की बात करें तो फिर से हमारा ये क्रॉस होगा, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, 17,
17 ग्रुप है तो ये थर्ड ग्रुप भी पास करेगा तो प्लस 32 हो जाएगा। बस ऐसे कर लेंगे। आया समझ? कोई तकलीफ है अब? है ना, कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन मैंने सिखाया था आपको 39, तो 39 किस पीरियड का हो गया बच्चों? 39 फिफ्थ पीरियड का हो गया। ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। तो ग्रुप नंबर अगर थर्ड हो गया और फिफ्थ पीरियड का है तो ये ऐसा जाएगा, है ना, और ये हमारा ऐसा जाएगा। तो 39 जब ऐसा हो गया, ग्रुप नंबर थर्ड हो गया, तो सेकंड फर्स्ट और ये पूरा ऐसे पीछे, तो माइनस कितना हो जाएगा? 18। अब जब आप 39 से इधर क्रॉस करोगे तो थर्ड पे रुक गए, थर्ड को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे प्लस 18 ही होगा। हाँ, अगर ये 40 ले लेता तो 40 में ऊपर तो माइनस 18 ही होता, लेकिन नीचे प्लस 32 होता। क्लियर है? समझ गए? क्यों? अगर आप 6th और 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप को क्रॉस कर रहे हो तो एफ भी आ गया, तो फिर एसपीडीएफ चारों के जोड़ेंगे तो 32 घटेगा या 32 बढ़ेगा। लेकिन अगर थर्ड क्रॉस नहीं हो रहा तो कोई टेंशन नहीं है। आया ये बात समझ? मान लो कभी का डायगोनली, कभी उसने कहा इस तरीके से, इधर एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप तो जस्ट ऊपर का निकालो, +1 कर दो। अरे समझ में आया? मान लो इधर का कौन होगा, जस्ट ऊपर का निकालो, -1 कर दो। इधर का निकालना है तो जो निकला है उसमें -1, इधर का निकालना है तो +1, बस सिंपल सी बात है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये कहानी चलती है, इस तरीके से चलेगा। समझ गए ना सभी? चले आगे अब। देखो इधर, तो ये हमारी सिंपल बातें थी, है ना। कुछ बातें और कर लेते हैं। मैंने कल आपको सिखाया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनकी प्रॉपर्टीज की बात किया था ना, प्रॉपर्टीज की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, 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 क्लासिफिकेशन इनटू, क्लासिफिकेशन इनटू मेटल्स, into metals, metals, non-metals, metals, non-metals and metalloids, and metalloid। जितनी भी periodic टेबल है उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किसके हैं? मेटल्स के। पूरी periodic टेबल में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किसके हैं? मेटल्स के, है ना। लिखो मेटल्स, मेटल्स, metals, metals consist of, metals consist of more than 78% of all known elements। metals consist of more than 78% of all known elements, all known elements। next point लिखो, appear, appear, appear on the left side of the periodic table, 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 left side of the periodic table। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल जो होते हैं ना periodic table में वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं ज्यादातर। लिखो आर यूजुअली, आर यूजुअली, आर यूजुअली, are usually solids at room temperature, are usually solids at room temperature। ब्रैकेट में लिख लेना, मरकरी, गैलियम एंड सीजियम आर एक्सेप्शन, मरकरी, गैलियम एंड सीजियम आर एक्सेप्शन, आर एक्सेप्शन एंड आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया? इनका मेल्टिंग पॉइंट 300 केल्विन के करीब होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में रहेंगे?
लिक्विड फॉर्म में। जनरली बाकी के सारे, अरे ये समझते हो, एस ब्लॉक सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक सारे मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक सारे मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब कुछ है। तो ज्यादातर तो क्या हो गया, मेटल्स ही हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, are good conductors of heat and electricity, are good conductors of heat and electricity, conductors of heat and electricity, electricity। next point लिखो, are malleable and ductile। समझते हो ये ductile का मतलब क्या होता है, can be converted into wires, है ना। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, क्या, हाँ, थिन सीट और इलास्टिक प्रॉपर्टीज और रबड़ प्रॉपर्टीज होना। बात समझ में आया ना, मैलिएबल एंड डक्टाइल। चलो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आए हो। नेक्स्ट लिखो, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मेनली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पी ब्लॉक में। नॉन मेटल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पी ब्लॉक में। लिखो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स लिखो, are present at the top right hand side, मतलब पी ब्लॉक में टॉप पर, are present at the top right hand side। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, are usually solids or gases, are usually solids or gases at room temperature, are usually solids or gases at room temperature। solids or gases at room temperature। ब्रैकेट में लिखना, एक्सेप्शन में लिख लेना, एक्सेप्शन Br is a liquid, exception Br is a liquid, exception Br is a liquid, Br is a liquid। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सेप्शन बोरॉन एंड कार्बन। आपने कार्बन के सुने होंगे ना, ग्रेफाइट, डायमंड, ये कार्बन के क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं इनको, एलोट्रोप कहते हैं भैया, आइसोटोप एलोट्रोप कहा जाता है। एक्चुअल में एलोट्रोप्स का मतलब ये होता है कि सेम एलिमेंट, बॉन्ड सुना है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, तो एलोट्रोप्स का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू सेम एटम कंबाइन होते जाना। तो एलोट्रोप्स का मतलब हो गया बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे उसमें कार्बन के अंदर, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, सुना है ना, फुटबॉल टाइप से, हाँ, ये कब 10th में होता है, अच्छा चलो, ये अभी 11th में भी आएगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो इनको एलोट्रोप्स कहा जाता है। तो एक्चुअल में जो एलोट्रोप्स बनाते हैं ना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो बोरॉन भी, अच्छा, दो टाइप के सॉलिड होते हैं, जानते हो, जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक एमोर्फस सॉलिड होते हैं। कोई बात नहीं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक एमोर्फस सॉलिड होते हैं। एक्चुअल में क्या है, जैसे कोई सॉलिड रिजिड है, रिजिड कैसे पता चलेगा, मैं इस पर कितना भी धक्का दे दूं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे बहुत अच्छे से अरेंज्ड होंगे, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई सॉलिड ऐसा है, जैसे मान लो ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, थोड़ा बहुत करूंगा तो साइज थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा, दैट इज एमोर्फस सॉलिड। बात समझ में आया। तो बोरोन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है।
सॉलिड्स को क्या है, आसानी से मेल्ट, आसानी से बॉईल नहीं कर पाएंगे ना। ये तो सुना होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन किसके अंदर होता है, सॉलिड। चलो ये जानते हो, बहुत अच्छी बात है। लिक्विड उससे कम, गैस उससे कम, यही होता है ना। तो कोई अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके एक्चुअल में, जैसे मान लो कोई सॉलिड है, उसको बॉईल करना है, तो बॉईल कैसे होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है उनको डिक्रीज करना है, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है उसे क्या करना है, डिक्रीज करना है, फिर वो गैसियस फेज में जाएगा। तो अगर सॉलिड है तो उसका अट्रैक्शन तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, वो एनर्जी कौन देने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट मतलब टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। तो कोई अगर ऑटोमेटिक खुद ही हमारा गैस है तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या, जिनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है वो आसानी से मेल्टिंग और बॉईल हो जाएंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। इसलिए मेटल्स हैं, मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई लिखा हुआ है हमने। जो नॉन मेटल्स है जनरली गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में होंगे या थोड़े बहुत सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या कहा है, कम कहा है। कुल मिलाकर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है अट्रैक्शन तोड़ना। अब सॉलिड्स में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो वो तोड़ने में एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। अगर मेरे को एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च करनी है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च करनी है तो वो एनर्जी कहां से दूंगा, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप एक बात बताओ, जैसे मान लो पानी को बॉईल करते हो, ये तो सबने किया होगा, पानी को बॉईल करते हैं तो पानी जब बॉईल होता है तो उसके अंदर क्या होता है हमारा, जैसे कंटेनर है, कंटेनर के नीचे से हीट जारी होती है, वो हीट पानी तक पहुंचती है। पानी के पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होता है उनका, वो अट्रैक्शन अभी आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो वो जो पानी में से जो हीट जा रही है ना, वो उस अट्रैक्शन को तोड़ने में लग रही है, वो अट्रैक्शन को तोड़ेगी, फिर पार्टिकल अलग होगा, फिर वो वेपर फेज में चला जाएगा। ये बात समझ में आया, फिर वो वेपर फेज में चला जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं। इस तरीके से बॉईल होता है पानी, या कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड इसी तरीके से बॉईल होगा, कोई भी सॉलिड इसी तरीके से बॉईल होगा। समझ में आ रहा है, कोई भी सब्सटेंस इसी तरीके से बॉईल होता है ना। जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड्स, कई मेजरली ज्यादातर सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस जाते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस चले जाते हैं। एक एग्जांपल बता सकते हो, नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन सॉलिड से सीधे क्या चला जाता है, गैस चला जाता है। ये बात समझ में आया। तो ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे, अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा ये सब, है ना। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये सब तो 10th में होता ही नहीं होगा, होता है क्या। हाँ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, बताओ जरा। कितनी छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताओ। नहीं पता ना, तुमको ही नहीं, मैं ड्रॉपर में भी पूछूंगा तो नहीं पता होगा, है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है एक्चुअल में, जैसे होता क्या है, अभी आगे ये भी सीखोगे आप। जैसे पानी है, ठीक है, इस पानी को अगर मैं कंटेनर ऐसे ऊपर से क्लोज करके फिर मैं जब इसे गर्म करता हूं, जब इसे गर्म करूंगा तो जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहा हूं तो कुछ पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा हूं कुछ और पार्टिकल्स वेपर फेज में चले गए होंगे। जैसे जितना ज्यादा टेम्परेचर देता जाऊंगा तो उतना अट्रैक्शन टूटता जाएगा, अट्रैक्शन टूटता जाएगा तो वेपर फेज में उतने ज्यादा जाते जाएंगे, यही होगा ना। अब जब पानी को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊंगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊंगा तो पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले गए होंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में गए होंगे ना, तो वेपर फेज मतलब गैस, गैस के पार्टिकल्स क्या है, इससे टकराते हैं कंटेनर से, तो एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। और वो जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टाइम पर लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाता है। समझ में आया। अगर मैं इस पानी को ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां पर प्रेशर बहुत कम है तो पानी जल्दी बॉयल होने लगेगा। अगर मैं ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां पर प्रेशर कम है तो पानी जल्दी बॉयल क्यों होने लगेगा। इसका लॉजिक ये है, हमको इसके अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना होता है।
अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो कम टेम्परेचर पे ही जितने वेपर्स पहुंचेंगे वो उसके बराबर पहुंच जाएंगे ना। अब हाइट अगर मुझे और ज्यादा एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर बाहर वाला प्रेशर और ज्यादा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा, तो और ज्यादा वेपर्स लगेंगे। इस तरीके से चलता है। समझ गए क्या कहा मैंने? चलो, आजकल ऐसे कोचिंग वाले एक्सपेरिमेंट कराने लगे हैं, है ना? नहीं कराते हैं क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट? एक वो रख लेते हैं अपना कुछ फिजिक्स, तो आजकल सिखाते कम है, एक्सपेरिमेंट ही ज्यादा कराते हैं। ऐसा होता है, सब फर्जी है इन सब से कुछ। वैक्यूम में हो तो फिर बहुत दिक्कत है ना। वैक्यूम में तो हम एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन की बात करना ही थोड़ा टफ है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे आजकल होने लगा है ना ऐसा कि वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा चलने लगे हैं, है ना? चलो वापस आते हैं। अब वैक्यूम के अंदर तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। वैक्यूम के अंदर वैक्यूम में नहीं, आग तो वही हम लगा सकते होंगे। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर लें तो वैक्यूम के अंदर कह सकते हैं O2 भी प्रेजेंट नहीं होगा, है ना? वैक्यूम के अंदर तो कुछ है ही नहीं ना। तो वैक्यूम में बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पहुंच जाती हैं। अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें वैक्यूम की बहुत बार बात करूंगा मैं, है ना, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे होंगे। चलो अभी तो यहीं वापस आ जाते हैं, है ना? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक लॉजिक यही होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है अट्रैक्शन तोड़ना। अब वो अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बहुत देर में टूटेगा, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा, और अट्रैक्शन कम है तो आसानी से बॉयल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो यही वाली कंडीशंस हैं नॉन मेटल्स की। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स लिखो एक लाइन। These are the elements, these are the elements, these are the elements, elements bordering the zigzag line, bordering the zigzag line, bordering the zigzag line, zigzag line। एग्जाम्पल लिखो मेटलॉइड के। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम, पोलोनियम और टेलुरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम, और टेलुरियम, पोलोनियम और टेलुरियम। एक्चुअल में है क्या, जैसे पी ब्लॉक के अंदर एक ऐसी लाइन बना दी जाती है, दैट इज जिगजैग लाइन। यहां पर बोरोन आ रहा होगा, है ना, यहां पर सिलिकॉन आ रहा होगा, ऐसे ही करके यहां पर आर्सेनिक, एंटीमनी, बात मत करो, आर्सेनिक, एंटीमनी आ रहे होंगे, यहां पर टेलुरियम और पोलोनियम आ रहा होगा। इसी लाइन को जिगजैग लाइन बोला जा रहा है। जिगजैग लाइन के इस साइड में हमारे पूरे जनरली क्या है, मेटल्स हैं, और इस साइड में हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये बात समझ में आया? तो इन दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉर्डर है दैट इज मेटलॉइड। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? मेटलॉइड का बेसिक तो समझते ही हो गया, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करना। एक लाइन और लिख लो, आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रन डायगोनली, रन डायगोनली, रन डायगोनली, रन डायगोनली across the periodic table, across the periodic table, and show characteristics, and show characteristics
show characteristics of both metals and non-metals. 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 अब बच्चों एक बात और समझते हैं यहाँ, ठीक है, ये तो बेसिक हमारे हो गया है ना। अब यहाँ पर आगे आते हैं, एक बात समझो बच्चों, जैसे कोई भी एटम होता है तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। किसी भी एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल्स के अंदर, ये हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल्स के अंदर। तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, ये बात समझ में आ रहा है? और यहां पर ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेट अपने ऊपर कितना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, इसको कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या कहा जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कहा जाएगा? जेड इफेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है? जेड इफेक्टिव। अरे फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, हम उसकी बात कर रहे हैं जनरली, उसके इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच रहा होगा बहुत तेजी से, लेकिन उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स इसे रिपेल कर रहे होंगे। तो इस पे धक्का गला बाहर की साइड, धक्का बाहर की साइड गला, ये अट्रैक्शन अंदर की साइड आया, तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या आ जाएगा? जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? जेड माइनस सिग्मा। इस जेड को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इस जेड को क्या कहा जाएगा? एटॉमिक नंबर। सिग्मा को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और सील्डिंग कांस्टेंट। सील्डिंग कांस्टेंट और स्लेटर्स कांस्टेंट। ये कहानी बनेगी। क्लियर है? समझ गए ना? तो ये सिग्मा, पता है जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर, मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और सिग्मा क्या है? जितना रिपल्शन शो कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस रिपल्शन को ऐसा भी फील किया जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? न्यूक्लियस से। किससे बचा रहे हैं? न्यूक्लियस से। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सील्ड कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? सील्ड कर रहे होंगे, मतलब बचा रहे होंगे। किससे बचा रहे होंगे? न्यूक्लियस से। आया ये बात समझ? समझ गए क्या कहा मैंने? कोई तकलीफ है? ये लिखो जल्दी से।
आ पा रहा है आपको समझ? तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है? कल नहीं आए थे तुम? कल आए थे तुम? कहां पे बैठे थे? तुम भी यहीं बैठ रहे हो? क्यों? वो मैथ्स वाले सर ने तुमको पीछे बिठाला था। अच्छा, उन्होंने ही आगे बिठा दिया। पेंसिल से क्यों लिख रहे हो तुम? चले नेक्स्ट लिखो। अब हम सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं। मेथड लिखो, लिख लिया ना ये? मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। अब समझना, सिग्मा के कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो सिग्मा को स्लेटर्स कांस्टेंट कहा जाता है। देखो जेड को कैलकुलेट करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, जेड तो सेम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर वो तो फिक्स है। सिग्मा को कैलकुलेट करने का दो तरीका है। पहले तो फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस और पी सबसेल, प्रेजेंट इन एस और पी सबसेल, ठीक है। अब रूल्स देखते हैं, क्या रूल लगेंगे सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? 1s, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? 1s 2s 2p 3s 3p। अब लिख यहां 3d देंगे हम। लिखने का तरीका ये होगा, भरने का तरीका तो वही होगा कि 3d बाद में भरेगा। बात समझ में आ रही है? एस किसी भी सेल के एस और पी एक साथ भर दिया करो, डी और एफ अलग अलग भर दिया करो, 4d और 4f। इसी तरीके से 5s 5p, फिर 5d और 5f अलग अलग। ये सब लिखने का तरीका है। भरने का तरीका तो वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने सीखा हुआ है। समझ गए? अरे समझे ना? अब ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ, ये इसके राइट हैंड साइड, मतलब मान लो इसके इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो इसके राइट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर विच सिग्मा is to be calculated have no contribution to the value of sigma, no contribution to the value of sigma। उसके बाद for electron present in same have contribution of 0.35 each for electron present in n minus 1th
cell have contribution of 0.85 each for electron present left to n minus 1th cell have contribution of 1 each। ये कहानी बन रही होगी। मैं एक क्वेश्चन करा करके दिखाता हूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आयरन है, आयरन कितना होता है 26, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ये एक साथ लिख देंगे 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 और ये हमारा 3d6 और 4s2। अच्छा ये भरा बाद में ही होगा, बस लिखे यहां दिया है। अब मेरे को सिग्मा निकालना है इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4s में प्रेजेंट है। s के साथ p में भी होता तो p में भी इसमें लिखता मैं। बात समझ में आया ना। जैसे 4s2 के बाद 4p में भी कुछ होता तो s और p एक साथ लिखने हैं। समझ में आया। लिखने का तरीका है, भरा d बाद में ही होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। अब इसके अंदर मुझे सिग्मा निकालना है 4s के लिए। सिग्मा फॉर 4s के लिए सिग्मा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा ये चीज देखो। मैं क्या करूंगा 4s का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा जिसके लिए मैं सिग्मा निकाल रहा हूं। बाकी के एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, बाकी के एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो सेम उसके अंदर 1 इंटू ये आ जाएगा 0.35। सेम उसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35। ऐसा नहीं है इसमें एक ही होगा। जैसे मान लो 4s2 4p5 होता, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो 4s2 4p5 अगर होता तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते, बाकी के 2 और 4 कितने हो गए 6, तो 6 इंटू कितना लिखता 0.35 प्लस फोर्थ सेल था ये n-1th सेल, इसमें कितने हैं 14, तो ये 14 इंटू कितना आ जाएगा 0.85 प्लस अब n-1th से पहले के जितने भी हैं 2 4 6 10 इंटू कितना कर दूंगा 1। ऐसे सिग्मा निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। ऐसे सिग्मा निकाला जाएगा। कोई तकलीफ है आपको। तो यहां पर जो सिग्मा आ रहा है वो कितना आ रहा है बताना जरा। हाँ 22.25। तो अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूंगा तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड इज 26 माइनस 22.25, ये कितना आ जाएगा 3.75। क्लियर है। अरे समझ गए ना। अब मैं कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूंगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, वो 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये कितना आ जाएगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p2। s और p एक साथ लिखा जाएगा। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बाकी के कितने बचे 3 बचेंगे, तो 3 इंटू कितना लिखूंगा 35 फिर n-1th में कितने हैं 2 इंटू कितना आ जाएगा 0.85, तो ये हो गया 1.7 और ये कितना हो जाएगा 1.05। तो 1.05 प्लस 1.7 कितना हो जाएगा 2.75। तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो 6 माइनस 2.75, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3.25। क्लियर है ये बात, समझ गए आप। कोई तकलीफ है। जैसे मान लो मेरे से कहा जाए कि क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एस और पी एक साथ लिखना है, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो
1s2, और ये जो रूल सिखाया है वो मैंने s और p के लिए ही सिखाया है अभी आपको, 1s2 2s2 2p6, यही होता है। s पहले 1s भरते हैं, फिर 2s भरते हैं, फिर 2p भरते हैं, नहीं तो वो पीरियोडिक टेबल से देख लो, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो नोबल गैस के वाला नहीं लिख सकते इसके अंदर, तो इसलिए ये तो याद ही रख लो, 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। तो लिखने का तरीका है ये, सिर्फ भरने का तरीका तो यही होगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग s से होती है, s में 2 भर दो, फिर p में 6 भर दो, फिर s में 2 भर दो, फिर p में 6 भर दो, फिर s में 2, फिर d में। अब जितने इलेक्ट्रॉन है खत्म हो जाएंगे तो रुक जाऊंगा, उससे आगे तो भर नहीं पाऊंगा। अरे क्लियर है। अब 1s2 ये आ गया, और 3s2 3p5 यही आएगा, है ना। तो इसके अंदर अगर मुझे सिग्मा निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, तो 6 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर है, समझ गए। तो ये सिग्मा कितना आ रहा है, 6 है ना, ये 2.1 आएगा, प्लस ये हमारा 6.4 और 0.5 इंटू 8, 6.8 प्लस 2 कितना आ रहा है, 10.9। तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा इसका 17 माइनस 10.9। तो 17 माइनस 10.9 का मतलब, हाँ 6.1, बस ऐसे करना है। क्लियर है, समझ गए, लिखें जल्दी से। कैसा, नहीं हमें इतने तक ही करना है, और अगर ज्यादा बड़ा हो गया ना तो फिर 5s 5p 5d और 5f अलग अलग ही लिखना है, ऐसे ही लिखा जाएगा। लिखने का तरीका यही होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतने ही जितने मैं करा रहा हूँ ना इसमें ही पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
देखो जरा, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के 4s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है कि कितना उस पर जेड इफेक्टिव लग रहा होगा। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, ठीक है ना। अगर एटॉमिक नंबर 21 है स्कैंडियम का, तो सबसे पहले तो लिख लो 1s2, 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 3p6, और 3 वैसे भरेंगे तो हम 4s ही, लेकिन लिखने का तरीका ये है 3d1 4s2, 3d1 4s2, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर ये भर दिया, ठीक है। अब मुझे 4s इलेक्ट्रॉन का पता करना है। 4s इलेक्ट्रॉन का अगर पता करना है तो सिग्मा, 4s में इलेक्ट्रॉन है कितने, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। एक तो हम वही मानते हैं जिस पर हमें पता करना है, तो 1 इंटू कितना लिखूंगा 0.35 प्लस कितने आ रही हैं 7 नहीं 9 इंटू 85 प्लस 10 इंटू 1। मुझे लगता है आ गया होगा समझ गए सभी कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। ये सिग्मा कितना आ रहा है बताना जरा। एटीन आ रहा है, तो ये सिग्मा आ गया 18। तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 21 माइनस 3। क्लियर है, समझ गए, समझे ना। इस तरीके से निकालना है। अब ये तो हुआ हमारा एस और पी निकालने का। मान लो डी और एफ होता तो डी और एफ के अंदर कैसे करेंगे, तो डी और एफ बहुत आसान हो जाएगा। जैसे फॉर डी एंड एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट रूल तो सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसी तरीके से लिखना है। बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही सेम एज एस और पी, सेम एज एस और पी। सेकेंड रूल भी सेम है। सेकेंड रूल में क्या है कि जिस डी के लिए निकाल रहे हैं उसके आगे वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, सेम एज ये। अब थर्ड रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम हैव contribution of 0.35 each, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लेफ्ट टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 each। इसमें बीच में कोई नहीं आता, बस दो ही तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो मैं आयरन से ही फिर से बात करूं, लेकिन अब आयरन के 3D के लिए निकालना है मेरे को। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो ये हमारा 1s2, ये हमारा 2s2 2p6 3s2 3p6, और बच्चों लिख रहे हैं सिर्फ यहाँ 4s2। अब मुझे मान लो 3D के लिए निकालना है। 3D के लिए जब मुझे सिग्मा निकालना है तो मैं इसके अंदर इससे आगे का नहीं मानूंगा। समझ गए क्या कहा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे प्लस ये कितना हो जाएगा 8 8 और 8 16 और 2 18, 18 इंटू 1, ये सिग्मा कितना आ रहा है 5 है ना, तो 1.75 19.75। तो जेड इफेक्टिव बराबर
जेड माइनस सिग्मा, तो जेड माइनस सिग्मा के लिए 26 माइनस 19.75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25, ऐसे करेंगे। क्लियर है क्या कहा मैंने? तो एस और पी का रूल अलग चलता है, उसमें 3 तरीके का स्प्लिट है, इसके अंदर सिर्फ 2 तरीके का स्प्लिट है। ये बात समझ में आया? एक बात आप बताओ मुझे, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसको इलेक्ट न्यूक्लियस ने ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखा होगा, या जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा? आराम से दिमाग लगा के आंसर दो कि मान लो एक का जेड इफेक्टिव हाइपोथेटिकल 10 है और इसका जेड, एक का जेड इफेक्टिव हाइपोथेटिकली 5 है, तो न्यूक्लियस ने ज्यादा अच्छे से किसको पकड़ के रखा होगा? भैया जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया ना कि उसका रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन मतलब सिग्मा, रिपल्शन कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा आ रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होना न्यूक्लियस ने ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखा है। तो जिसका भी जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसने न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा होगा, और जिसका भी जेड इफेक्टिव कम होगा उसने न्यूक्लियस को हमारा कम अच्छे से पकड़ के रखा होगा। ये लाइन बहुत कम आने वाली है, ये लाइन बहुत कम आएगी। बात समझ में आया? जेड इफेक्टिव ज्यादा तो न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखा है, जेड इफेक्टिव कम तो न्यूक्लियस को कम अच्छे से पकड़, वो न्यूक्लियस ने कम अच्छे से पकड़ के रखा है उस इलेक्ट्रॉन को। ये बात समझ गए? समझे क्या कहा मैंने? तो डी और एफ का निकाल लेंगे, है ना। लिखने का तरीका वही है, एस और पी किसी भी सेल के एक साथ, डी अलग फिर एफ अलग। क्लियर है? लिख लें। चलें, लिख लिया? अब जैसे मान लो कभी पूछा जाए जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये डिसाइड करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये पता चलेगा ना लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है कि पी में गया है कि डी में गया है कि एफ में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस और पी वाला रूल लगेगा, पी और एस एक ही बात है। डी में जाएगा तो और एफ में जाएगा तो एक ही बात है। डी और एफ एक जैसा चलता है और एस और पी अलग अलग चलता है। एक होमवर्क लिख लो, एक क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट जेड इफेक्टिव
कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन of following atoms lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, फ्लोरीन और नियॉन, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है। ये बात समझ में आया? समझ गए? क्या निकालना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल के लाना है। ठीक है, इतना रखते हैं।